हेलो गाइज, मैं वीरेंद्र कुमार, ज्ञान ज्योति ITI कॉलेज चूरू स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सीरीज नंबर 6, जिसमें गाइज हमारे टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और कोशिश करता हूं कि कम से कम समय में आपको 50 क्वेश्चन करवाया जाए। तो गाइज हमारी इस क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 51। कोयला या ग्रेफाइट जलाने से बॉयलर संयंत्रों में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है गाइज? रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। कोयला या लिग्नाइट जलाने से बॉयलर संयंत्रों में रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ओके गाइज, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थैतिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है? ओके गाइज, तो प्रकाश, चुंबकत्व, ऊष्मा, घर्षण या आवाज़। तो गाइज स्थैतिक बिजली का उत्पादन है वो घर्षण के कारण होता है। किसके कारण होता है? घर्षण के कारण। यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने रेशम की छड़ों को रगड़ करके और बिजली पैदा की थी। तो वो क्या थी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी। स्टैटिक बिजली, तो घर्षण से बिजली पैदा की थी। और स्टैटिक बिजली को तारों में प्रवाहित नहीं किया जा सकता। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 प्रतिरोधक 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम समांतर में संयोजित हुए हैं या समांतर में जुड़े हुए हैं। संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा? उसका एक्यूरेट या टोटल प्रतिरोध क्या होगा? तो गाइज उसका प्रतिरोध होगा, समांतर क्रम में है, आप 1/RT फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हो। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 20 ओम, R2 30 ओम और R3 60 ओम। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर, इस फॉर्मूले से 10 ओम आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली संयंत्रों में ईंधन के रूप में कोयला प्रयुक्त किया जाता है। बिजली संयंत्रों में कौन से? थर्मल बिजली संयंत्रों में ईंधन के रूप में कोयला प्रयुक्त किया जाता है। तो गाइज हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 मिली एम्पियर की करंट रेटिंग के साथ 417 ओम प्रतिरोध की पावर रेटिंग क्या है? तो गाइज हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 0.75 पे वाट। ओके गाइज, आप फॉर्मूले से कर सकते हो, P बराबर VI, या आप इसमें फॉर्मूला लगा के इसका मान ज्ञात कर सकते हो, पावर। ओके गाइज, P बराबर VI से भी निकल जाएगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक तीव्रता को विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर प्रति इकाई धनात्मक आवेश अनुभव किया गया बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक तीव्रता को बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर इकाई धनात्मक आवेश अनुभव किया गया बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोकॉपी मशीन
किस सिद्धांत पे काम करती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, चुंबकीय प्रभाव, करंट का तापन प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव, सीबेक प्रभाव। फोटोकॉपी मशीन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव के सिद्धांत पर काम करती है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीटर में हमेशा क्या होना चाहिए? एमीटर में हमेशा कम प्रतिरोध होना चाहिए। एमीटर मापता क्या है? एमीटर धारा मापता है और एमीटर का प्रतिरोध अधिक होगा तो प्रतिरोध का काम क्या होता है? धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करना। एमीटर का काम धारा मापना है और प्रतिरोध का काम धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करना है। तो वो क्या है? एक्चुअल धारा नहीं बता पाएगा, यानी धारा के मान में बाधा उत्पन्न करेगा और वो उत्पन्न की गई बाधा कम हो जाएगी। तो एमीटर का प्रतिरोध है वो कम से कम होना चाहिए। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम प्रतिरोध। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, याद कीजिए कि निम्नलिखित में से किसमें कोरक्सक्रू नियम प्रयुक्त किया गया है? याद कीजिए कि निम्नलिखित में से किसमें कोरक्सक्रू नियम प्रयुक्त किया गया है। ओके गाइज, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है वो बी सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, करंट की दिशा नो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यस, विद्युत क्षेत्र की दिशा नो, ईएमएफ की दिशा नो, घूर्णन की दिशा नो। याद कीजिए कि निम्नलिखित में से किसमें कोरक्सक्रू नियम है प्रयुक्त किया गया है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम और रेटेड आर्मेचर धारा 50 एम्पियर है। आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टता ज्ञात करें। आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टता ज्ञात करें। तो गाइज सीधी सी बात यही है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 210 वोल्ट। कितना होगा? 210 वोल्ट। अगर ये आप 0.2 को 50 से गुणा करोगे तो आएगा 10, और वो 10 टोटल वोल्टेज कितनी है? मोटर को कितनी वोल्टेज दे रहे हैं? 220 वोल्टेज। उस 220 वोल्टेज में से V बराबर क्या होता है? आई गुणा आर। आई कितना है? इधर 50 और आर 0.2, तो 0.2 को 50 से गुणा करोगे तो आएगा 10 ओम, सॉरी 10 वोल्ट। इस 10 वोल्ट को 220 वोल्ट में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 210 वोल्ट। तो आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टता कितनी हो जाएगी? 210 वोल्ट। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक में चुंबकीय बल का क्या कारण है? चुंबक में चुंबकीय बल का क्या कारण है? ओके गाइज, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसके इलेक्ट्रॉनों की घूमने की चाल। चुंबक में चुंबकीय बल का क्या कारण है? इसके इलेक्ट्रॉनों की घूमने की चाल। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर कहलाता है। विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर एमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? एमीटर। वोल्ट मीटर एक, एवोमीटर एक, ओमीटर एक, एमीटर एक, वाट मीटर, एमीटर कहलाता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर परिपथ में धारा का प्रवाह। मोटर परिपथ में धारा का प्रवाह, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, जूल का नियम, फैराडे का नियम, लेंज का नियम। मोटर परिपथ में धारा का प्रवाह किरचॉफ का नियम द्वारा समझा जाता है, क्योंकि किरचॉफ के दो नियम हैं, केवीएल और केसीएल। किरचॉफ वोल्टेज लो और किरचॉफ पे करंट लो। तो धारा प्रवाह हो गया ना, किरचॉफ पे करंट लो, किरचॉफ करंट लो के द्वारा समझा जाता है। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, किरचॉफ का नियम। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है?
तो गाइज इसमें होगा 1.34 HP, 1.34 HP। गाइज अगर यहाँ पे 1.36 आता 36 तो वो भी सही हो जाता, लेकिन मीट्रिक में 1.34 होता है और ब्रिटिश में 1.36 होता है, लेकिन हमें दोनों नहीं दे रखे, एक ही दे रखा है, तो इसमें आएगा 1.34 HP। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी सहायता से AC वोल्टता सरलता से बढ़ाई या घटाई जा सकती है? निम्न में से किसकी सहायता से AC वोल्टता सरलता से बढ़ाई या घटाई जा सकती है? तो गाइज वो होगा ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के द्वारा AC वोल्टता, क्योंकि यहाँ पे क्या किसकी बात की गई है? AC वोल्टता और सरलता से, तो ट्रांसफॉर्मर क्या AC पे काम करता है, ट्रांसफॉर्मर AC पे काम करता है, तो सरलता से AC वोल्टता को घटाया बढ़ाया किससे जा सकता है? ट्रांसफॉर्मर से। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C ट्रांसफॉर्मर। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, विशुद्ध प्रेरक परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? तो गाइज विशुद्ध प्रेरक परिपथ का शक्ति गुणांक है वो 0 होता है, 0 होता है, इकाई होता है, 0.85 होता है, 0.75 होता है, 0.65 होता है। तो गाइज विशुद्ध प्रेरक परिपथ का शक्ति गुणांक 0 होता है, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट पॉइंट, आवर्ती बढ़ने पर परिपथ का संधारिता प्रतिरोध, आवर्ती बढ़ने पर परिपथ का संधारिता प्रतिरोध या संधारित्र प्रतिरोध घट जाती है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर में रोटर के लिए आवश्यक होता है DC, AC, पल्स DC, ट्रायंगुलर वेवबैक, ट्रेपीजोइडल वेवबैक। तो गाइज इसका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा कि अल्टरनेटर में रोटर के लिए DC आवश्यक होता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटर को DC आपूर्ति प्रदान करने वाला जनरेटर, रोटर को DC आपूर्ति प्रदान करने वाला जनरेटर क्या कहलाता है? तो गाइज वो क्या कहलाता है? एक्साइटर। एक्साइटर के रूप में रोटर को DC प्रदान करने के लिए एक छोटा DC शंट या कंपाउंड जनरेटर लगा हुआ होता है, और जिसकी वोल्टेज होती है 110 वोल्ट से 250 वोल्ट का DC शंट या कंपाउंड जनरेटर लगा हुआ होता है, जो क्या करता है? रोटर को DC ऊर्जा प्रदान करता है, और उसे क्या कहते हैं? एक्साइटर। तो क्या लगा होता है? एक्साइटर कहलाता है। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, अल्टरनेटर के विभिन्न प्रकार के रोटर, सेलिएंट पोल, सिलेंड्रिकल या ये भी दोनों, या स्क्वेयर या सर्कुलर। तो अल्टरनेटर के विभिन्न प्रकार के रोटर सेलिएंट पोल और सिलेंड्रिकल दोनों प्रकार के होते हैं। ओके गाइज, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। आगे सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर प्राय उच्च चाल के प्राइम मूवर के साथ प्रयोग किया जाता है, उच्च चाल के प्राइम मूवर के साथ उपयोग किया जाता है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, उच्च चाल। और सेलिएंट पोल है वो निम्न चाल के लिए प्राइम मूवर के साथ उपयोग किया जाता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, DC शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन परिवर्तित हो जाने पर मोटर
डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन परिवर्तित हो जाने पर मोटर क्या करेगी, विपरीत दिशा में चलेगी। ओके गाइज, तो क्या होगा, मोटर है वो उल्टी चलने लगेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोटर है वो विपरीत दिशा में चलेगी। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड फ्लक्स कम हो जाने पर मोटर की चाल, फील्ड फ्लक्स कम हो जाने पर मोटर की चाल बढ़ जाएगी। ओके गाइज, फील्ड फ्लक्स कम हो जाने पर मोटर की चाल है बढ़ जाएगी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बढ़ जाएगी। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग की तुलना में शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है। सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग की तुलना में शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध, सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग से अधिक होता है। सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग की तुलना में शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध है वो सीरीज और आर्मेचर से अधिक होता है। ओके गाइज, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग ए की आग निम्न में से किससे उत्पन्न होती है। तो गाइज, लकड़ी में लगी आग है वो ए श्रेणी में आती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लकड़ी। वर्ग ए की आग लकड़ी से उत्पन्न होती है। ओके गाइज, हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइटिंग समान और पर्याप्त होने पर चमक अच्छी होगी। अच्छी या औसत या समान और पर्याप्त, विस्तृत, चमकदार। लाइटिंग समान और पर्याप्त होने पर चमक अच्छी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन, 40 वाट ट्यूब की लंबाई कितनी होती है। 40 वाट ट्यूब की लंबाई कितनी होती है। तो गाइज वो होती है 1.2 मीटर, यानी 1.2 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन, फ्लोरोसेंट ट्यूब का औसत जीवन काल कितना होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब का औसत जीवन काल कितना होता है। तो गाइज वो ऑप्शन नंबर ए 1000 घंटे, 2000 घंटे, 3000 घंटे, 4000 घंटे या 6000 घंटे। तो गाइज फ्लोरोसेंट ट्यूब का औसत जीवन काल है वो 6000 घंटे होता है। ओके गाइज, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वोल्टता प्रचालन में फिलामेंट लैंप की जीवन काल वृद्धि, एक वोल्टता प्रचालन लैंप में फिलामेंट लैंप की जीवन काल वृद्धि कम होगी। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है वो बी सही हो जाएगा, कम होगी। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल पदार्थ को गर्म करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है। तरल पदार्थ को गर्म करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक आयरन इस्त्री, हॉट प्लेट, सोल्डरिंग, इलेक्ट्रिक कैंप, इलेक्ट्रिक केतली। तो तरल पदार्थ को गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक केतली का उपयोग किया जाता है। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके गाइज, घरेलू रेफ्रिजरेटर में सबसे ठंडा भाग निम्नलिखित में से कौन सा है। कंडेंसर, वाष्पीकारक, रिसीवर, कंप्रेसर, दरवाज़ा। तो गाइज रेफ्रिजरेटर में सबसे ठंडा भाग है वो वाष्पीकारक है, जिसको बोलते हैं संपीड़क भी बोल सकते हैं। ओके गाइज, हमारा क्या हो गया इसका इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकारक। हमारा अगला और नेक्स्ट, नाइक्रोम किसका एक मिश्र धातु, नाइक्रोम किसका एक मिश्र धातु है। तो गाइज 20% क्रोमियम यानी 80% निकेल और 20% क्रोमियम से जो मिश्र धातु है वो क्या है, नाइक्रोम का मिश्रण है। यानी नाइक्रोम किसका मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 80% निकेल और 20% क्रोमियम। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट पॉइंट है, नाइक्रोम की तापीय चालकता क्या है। गाइज, इस क्वेश्चन को मैंने भी पहली बार देखा है और एक बार पहले भी देखा था, लेकिन पूरा समझ में नहीं आया। लेकिन इतना पता है कि ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है और हमें इसको याद रखना पड़ेगा। तो नाइक्रोम की तापीय चालकता है वो 11.3 WM की घात -1 डिग्री सेल्सियस की घात -1। तो गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के ऋणात्मक टर्मिनल से क्या जोड़ा जाता है। धातु के ऋणात्मक टर्मिनल से क्या जोड़ा जाता है। तो गाइज, धनात्मक टर्मिनल से एनोड जोड़ा जाता है और ऋणात्मक टर्मिनल से कैथोड जोड़ा जाता है। तो गाइज, क्या हो गया, धातु के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है कैथोड। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, बैटरी की, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनल किस में होते हैं, बैटरी में होते हैं। तो गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोकपल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। थर्मोकपल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो गाइज, है वो थर्मोकपल है वो सीबेक प्रभाव, थर्मोकपल सीबेक पे प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कौन सी आपूर्ति आवश्यक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए एसी आपूर्तिक, डीसी आपूर्तिक, 3 फेज एसी आपूर्तिक, सिंगल फेज 2 डीसी आपूर्तिक, 2 एसी आपूर्ति। तो गाइज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए डीसी आपूर्ति आवश्यक है। तो गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुरू करने से पहले कौन सा कार्य अवश्य किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुरू करने से पहले सफाई अवश्य की जानी चाहिए। तो गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकोमोटिव को परिचालित यानी लोकोमोटिव इंजन यानी ट्रेन को परिचालित करने के लिए किस प्रकार की, या लोकोमोटिव इंजन ट्रेन के इंजन को परिचालित करने के लिए किस प्रकार की मोटर की अनुशंसा की जाती है, या किस प्रकार के मोटर का चयन किया जाता है, या किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। तो गाइज, वो होगी डीसी श्रेणी मोटर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डीसी श्रृंखला मोटर, क्योंकि इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क रनिंग अवस्था में मोटर का रनिंग अवस्था के 5 गुना तक होता है। तो लोकोमोटिव को परिचालित करने के लिए किस प्रकार की मोटर की अनुशंसा की जाती है, डीसी श्रृंखला मोटर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेकिंग प्रकार का है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेकिंग प्रकार का है। प्लगिंग, रियोस्टेटिंग ब्रेकिंग, रिजनरेटिव ब्रेकिंग, मैकेनिकल ब्रेकिंग। तो ये सभी हो जाएगा गाइज। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, इन सब। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 आरपीएम पर चलने वाले एक शंट जनरेटर 100 वोल्ट का ईएमएफ उत्पन्न करता है। यदि गति 1200 आरपीएम तक बढ़ जाती है तो उत्पन्न ईएमएफ होगा। गाइज, 1000 पे 100 पैदा कर रहा है, तो 100 पे कितना करेगा 10, तो 200 पे कितना करेगा 20। तो गाइज, इसमें 200 आरपीएम बढ़ाए हैं, 200 आरपीएम बढ़ाए हैं, तो 1000 पे 100 कर रहा है, तो 1200 पे कितना करेगा 120। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 120 वोल्ट। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस श्रृंखला जनरेटर का उपयोग किया जाता है। श्रृंखला बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस श्रृंखला जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो गाइज, वो हो गया लाइन आगमनात्मक प्रतिक्रिया का प्रभाव, लाइन आगमनात्मक प्रतिक्रिया का प्रभाव। तो गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक मल्टीमीटर की बैटरी कमज़ोर हो जाती है, यदि एक मल्टीमीटर की बैटरी कमज़ोर हो जाती है तो यह उच्च पाठ्यांक देगी, निम्न पाठ्यांक देगी, कोई पाठ्यांक नहीं देगी, बिल्कुल सही पाठ्यांक देगी, या तो ए या बी। उच्च भी देगी, निम्न भी देगी, ये तो नहीं हो सकता। कोई पाठ्यांक नहीं देगी, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि बैटरी थोड़ी कमज़ोर है। और बिल्कुल सही पाठ्यांक देगी, क्यों देगी भाई? बैटरी कमज़ोर है तो क्यों देगी? तो इसमें हो जाएगा निम्न पाठ्यांक। यदि एक मल्टीमीटर की बैटरी कमज़ोर है तो यह निम्न पाठ्यांक देगी। ओके गाइज, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टीवी तकनीशियनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है? तो वोल्टमीटर नहीं, वोल्टमीटर तो क्या मापेगा? वोल्टेज मापेगा। मेगामीटर ये क्या है? हाई प्रतिरोध का मापन करेगा, ये भी नहीं हो सकता। ओम मीटर ये केवल प्रतिरोध मापेगा, ये भी नहीं हो सकता। वाट मीटर ये पावर मापता है, अकेली पावर से क्या होगा? एवोमीटर, AVO एमीटर की मापता है। एवियोमीटर यानी एवोमीटर धारा भी मापता है, वोल्टेज भी मापता है, प्रतिरोध भी मापता है। तो वो किस में काम आता है? टीवी तकनीशियनों द्वारा महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा एवोमीटर। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर डी हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का मापन, प्रतिरोध का मान मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मीटर एक आदर्श परिणाम देगा? एमीटर, मल्टीमीटर, वोल्टमीटर, VTVM, वाटमीटर। एमीटर धारा मापता है, वोल्टमीटर वोल्टेज मापता है, और वाटमीटर पावर मापता है, और VT ये भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा? मल्टीमीटर। मल्टीमीटर है वो शुद्ध प्रतिरोध माप देगा, अंकों के द्वारा प्रदर्शित कर देगा कि इसका प्रतिरोध ये है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल प्रकार का मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील और स्पष्ट है क्योंकि उससे मान को आसानी से पढ़ा जा सकता है। फ्लूक एक, इंडिकेटर एक, एनालॉग एक, इनमें से कोई नहीं। एक डिजिटल प्रकार का मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील और स्पष्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके गाइज, बी। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मशीनों में विद्युत चुम्बकीय के ध्रुवों के सूज के लिए पसंदीदा सामग्री है, यानी चुंबकीय ध्रुवों के सूज, तांबाक, एल्यूमिनियम एक, शुद्ध लोहा, लेड एक, प्लास्टिक। यानी शुद्ध लोहा, शुद्ध लोहा। विद्युत मशीनों में विद्युत चुंबकीय ध्रुवों के सू यानी पोल सू बनाने के लिए शुद्ध लोहा, यानी क्वेश्चन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शुद्ध लोहा का उपयोग किया जाता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, दो फेज वाले विद्युत आपूर्ति में वाइंडिंग का इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो गाइज 90 डिग्री होगा। दो फेज वाले विद्युत आपूर्ति में वाइंडिंग का इलेक्ट्रिक फेज डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 180 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 150 डिग्री। तो 90 डिग्री होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। मेगर किसका संयोजन है? मेगर है वो किसका संयोजन है? किसका संयोजन है गाइज? मोटर, जनरेटर और ओमीटर, ए और बी दोनों। तो मेगर है वो मोटर और जनरेटर दोनों का संयोजन है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। यदि सिंगल फेज मोटर के कैपेसिटर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो मोटर, यदि सिंगल फेज मोटर के कैपेसिटर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो मोटर चालू नहीं होगी। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चालू नहीं होगी मोटर। तो मोटर चालू नहीं होगी। ओके गाइज, हमारे इस क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, लिफ्ट में किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है? लिफ्ट में
किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कंपाउंड मोटर, ऑप्शन नंबर बी श्रृंखला मोटर, ऑप्शन नंबर सी शंट मोटर, ऑप्शन नंबर डी इंडक्शन मोटर। तो गाइज इसमें कंपाउंड मोटर और इंडक्शन मोटर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइज इस क्वेश्चन का सॉरी लिफ्ट में किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है? तो गाइज इसमें पूछा गया है ऑप्शन नंबर बी में श्रृंखला मोटर और डी में इंडक्शन मोटर, यानी श्रृंखला मोटर यानी डीसी सीरीज मोटर। बी और डी दोनों, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। श्रृंखला मोटर और इंडक्शन मोटर दोनों का उपयोग किया जाता है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है वो ई सही होगा। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही यहाँ पे बने रहे हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, और मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और गाइज हमारे देश में कोरोना महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन का सिस्टम लागू है, तो मेरा यही कहना है कि लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने सब्जेक्ट की तैयारी करते रहें। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है। आगे गाइज हम हमारी इसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सीरीज को लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स से आपका अपना वीरू।